अगर शरद और कालीन भैया कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो क्या बात करेंगे? अखंडानंद त्रिपाठी, कालीन भैया, वो शरद शुक्ला को इवेंचुअली कहते हैं कि ये होंगे किंग ऑफ मिर्जापुर, लेकिन ये होंगे लास्ट किंग ऑफ मिर्जापुर। उस समय मेरे छोटे बाल थे, मुस्टैच थी, तो मैं हर कोई भी फिल्म या किसी भी चीज के जो ऑडिशंस होते थे, कॉप 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 काफी होता था, तो मुझे लगा ये तो कॉप है। नेक्स्ट सीजन कब आ रहा है? नेक्स्ट सीजन में देख पाएंगे। Hi, this is Jay and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with someone who is very talented, very creative और सबका दिल जीत चुके हैं यार। शरद शुक्ला AKA अंजुम शर्मा। थैंक यू। एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? कुछ लोगों का ये कमेंट है आपके लिए। हाँ, ये बात तो सही है। बार बार क्यों नहीं, मतलब आई थिंक एक कलाकार के लिए, आर्टिस्ट के लिए तो ये मौका आई थिंक बार बार होता है कि पिछली बार आप जीत गए थे, अगर आप जीत गए हैं तो आपके पास मौका है कि आप अगली बार भी जीत सकते हैं किसी और काम से। हमारे इस दुनिया में, मिर्ज़ापुर की दुनिया में, आपको मौका होता है कि आप अगली बार भी, आपके पास मौका है कि आप जीत सकते हैं अगले सीजन में, तो अच्छी बात है। इस सीजन के बारे में अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली, तो लोगों का ये कहना है और मोस्ट ऑफ देम से मैं यही सुन रही हूँ कि शरद इज समवन जिन्होंने ये पूरे शो के अपने कंधे पे चलाया है। क्या कहना है उस पे आपका? पता नहीं इसको कैसे लिया जाए, इसको कैसे मैं इसके बारे में रिएक्ट करूं, क्योंकि बहुत ही ऐसी मैंने भी ये चीज़ें सुनी हैं, पढ़ भी रहा हूँ। ये मतलब आपको थोड़ा हम्बल ही करती हैं, सहज करती हैं ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें। बट खुशी है इस बात की कि आई थिंक इस कमेंट से, इन सारे तमाम कमेंट से यही पता चलता है कि जो आपने किया, जो आपकी कोशिश थी एज एन एक्टर, वो सही साबित हुई, वो लोगों में उसका असर हुआ। और ये जो कमेंट्स हैं उनके इस तरह से, वो यही बताते हैं कि उनको पसंद आया, वो आपको प्यार दे रहे हैं और उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मतलब तहे दिल से सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा। और हाँ, मतलब क्या होता है ना कि एज एन एक्टर, खासकर जब आपके पास कोई ऐसा रोल हो जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेयर्ड है, जी। उसकी इतनी सारी परतें हैं कि आप जितनी खोलना चाहें आप खोल सकते हैं, वो ऐसे लिखा हुआ है। बहुत कम, मतलब आजकल देखा गया है कि ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप उसकी इमोशनल लेयर, वो क्या सोच रहा है, कितनी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप लेके चल सकते हैं उस पूरी कहानी में, उन सीन्स में। तो जब उन चीज़ों के बारे में बात होती है या उसको सराहाया जाता है, तो किसी भी एक्टर के लिए बहुत अच्छी बात होती है, वो अच्छा आनंद का विषय है। मुझे अब पहले ये बता दो कि इसमें मरोगे आप? क्योंकि दिख तो रहा है कि डेड बट स्टिल दिख रहा है, बट नहीं भी दिख रहा है, तो वे स्टिल इन शॉक कि क्या सीन है। मतलब मैं जैसे कि एक बार पहले भी, आई थिंक कल किसी से बात हो रही थी, तो फिलहाल इस चीज़ को लेके मेरी यही प्रतिक्रिया है कि नीदर आई विल कंफर्म नॉट डिनाई कि प्लेइंग क्या है। सेफ। हाँ, प्लेइंग सेफ, मतलब ऑल्सो सी, आप, क्या होता है कि आप एक चीज़ को लेके, कुछ थॉट्स को लेके एक सीन में उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं, भले ही वो सीन का डिज़ाइन हो जैसे वो लिखा गया है, फिर आप उसको परफॉर्म करते हैं। बट वो जिस तरीके से, बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उसका इम्पैक्ट क्या है। अब अगर इसका इम्पैक्ट ये है कि उसने बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस ओपन कर दिए हैं कि क्या ये, क्या वो, नहीं, ये तो, ये किरदार की जर्नी अभी पूरी नहीं हुई है, वो तो अभी आएगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है, बहुत सारी थियरीज जब हैं, तो फिर आपको उन चीज़ों को लेके थोड़ा सेटल होना पड़ता है कि ओके, ठीक है भी, क्योंकि हम भी इवॉल्व ही कर रहे हैं धीरे धीरे। तो अगर ऐसा लग रहा है तो सही है, अभी के लिए ये अच्छा है, समय आने पे इसके बारे में चर्चा की जाएगी। मुन्ना भैया की वाइफ के साथ इस बार आपका बॉन्ड कुछ ज्यादा ही गहरा दिख रहा है। क्या था ये बॉन्ड के बारे में जरा बताइए हमें। माधुरी, हाँ हाँ, माधुरी। उनकी अपनी पहचान है, माधुरी ईशा। यादव है वो। यस। ईशा। तो राइट। हाँ, तो मतलब बहुत ही एक अलग तरीके का एक सटल रिलेशनशिप इक्वेशन हमने बनाने की कोशिश की थी राइटर्स ने। डायरेक्टर का एक बहुत वो था कि अगर इस कहानी में इस बार शरद और माधुरी के बीच में कोई ऐसा एक रिलेशनशिप अगर डेवलप होगा तो उसकी टोनालिटी बहुत अलग होनी चाहिए। इन द सेंस कि वो शुरुआत होती है एक बहुत ही अनजान स्पेस में, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं, फिर वहाँ पे एक अलाय
एक बनती है, एक गठबंधन की तरह हम देखते हैं कि कोई जी। चीज़ उनके अपने अपने प्रोफेशनल इंटरेस्ट की वजह से वो एक दूसरे के साथ आते हैं, वहाँ से एक दोस्ती शुरू होती है। उसके बाद उनकी एक पर्सनल आयरनी है, एक विडंबना है जो वो शेयर करते हैं हम्म। कि वो नहीं चाहती थी यहाँ पे आना हम्म। और उनको आना पड़ा क्योंकि जिस तरीके से उनकी ट्रैजेक्टरी रही जो उनके पिताजी चाहते थे। इसके साथ भी यही है कि ये नहीं चाहता था लेकिन लेगेसी की वजह से इसे आना पड़ा। तो ये एक आयरनी है उन दोनों की रिलेशनशिप में जो वो शेयर करते हैं। तो आई थिंक वहाँ से एक दोस्ती और एक रिलेशनशिप शुरू होता है। बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ ये थी जो बहुत अलग भी है कि ये रिलेशनशिप वो था कि ऑडियंस चाह रही है कि इनके बीच में कुछ हो, यस। लेकिन वो चीज़ अभी तक वहाँ पहुँची नहीं है। तो हम्म। मुझे लगता है ये चीज़ एक बहुत ही यूनिक एलिमेंट सोचा गया था कि इस बार ये हो कि मुझे एक याद है कि एक बहुत ही मतलब मैं एक फ़िल्म देख रहा था जिसमें शॉन पेन और निकोल किडमन है, बहुत चर्चित फ़िल्म है। उसमें पूरे वो किसी केस पे काम कर रहे होते हैं हाँ। और पूरी फ़िल्म में आपको ये लगता है कि यार इनके बीच में कुछ होगा। अच्छा अब हो रहा है, अब अब होने वाला शुरू हो है। रहा है, अब अब होने होने वाला वाला है है। और यस। फिर फाइनली एंड तक वो चीज़ कैसे होती है, क्या नहीं होती वो है। मोल्ड हो जाती है। हाँ, कुछ और ही निकलता है फिर। बिल्कुल। राइट। लेकिन वो चीज़ जो होता है ना क्योंकि उसमें एक इंट्रिग फैक्टर है। हम्म। आपका एज़ एन ऑडियंस चाहना कि कुछ हो, वो आपको उस चीज़ से जोड़े रखती है एक लंबे अरसे तक एज़ कम्पेयर टू कि कोई चीज़ ऑलरेडी हो गई। करेक्ट। आई थिंक अगर आपके कमेंट्स मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल से लोगों ने इतने डेप्थ में आपको देखा है कि इतना डेप्थ में ऑब्जर्व किया है कि यही कुछ तो हो और वही जीत हो जाती है आई गेस एट द एंड। बिल्कुल, बहुत ही बट यू नो अगर इस पेयर की बात करें तो इस पेयर को लोग नेक्स्ट सीजन में देख पाएंगे साथ। नेक्स्ट सीज़न कब आ रहा है? नेक्स्ट सीज़न में देख पाएँगे। अब मैं मतलब इसकी क्या आगे नेक्स्ट सीज़न अगर आप ये बता दें तो मुझे पता चल जाएगा कि यू आर देयर दिस नेक्स्ट सीजन। सीज़न में लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ ऐसी कमाल की चीज़ें और बहुत ही इंटरेस्टिंग बीट्स हाँ। डेवलप हो रही हैं, हाँ। जो इस कहानी को, इस ड्रामा को, इस पूरी दुनिया को एक नए सिरे से, एक नए मॉड्यूल में हम्म। सामने लेकर आएगा क्योंकि एक बहुत बड़ी बीट है इस बार जो एक तरीके से कल्मिनेट हुई है। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ी लेगेसी जो तीनों सीज़न से चलती आ रही थी, वो एक तरीके से कंक्लूड हुई है, कल्मिनेट हुई है। और वो पता चलता है इस बात से कि मिर्ज़ापुर का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बड़ा कैरेक्टर है अखंडानंद त्रिपाठी, कालीन भैया, वो शरद शुक्ला को इवेंचुअली कहते हैं कि ये होंगे किंग ऑफ मिर्ज़ापुर, और होते नहीं है। लेकिन ये होंगे लास्ट किंग ऑफ मिर्ज़ापुर। यस यस ये सुना है। और प्लस ही ना उन्होंने आपकी मम्मा को भी जाकर बोला है, माँ को भी बोला है जाकर कि मैं बनाऊंगा तो इसे ही। बट लेकिन वो टर्न हो जाता है तो फिर वो हर्ट होता है। सीरीज की बात कर रही हूँ। मेरे ख्याल से हाँ, मतलब वो एक इमोशन था, वो मतलब ऑडियंस उसको बहुत उन्होंने ड्रामेटिकली और इंटेंसली लिया है, लिया बहुत है। ज़्यादा इमोशनल इम्पैक्ट उसका हुआ है। हाँ। कि आई थिंक वो कहीं ना कहीं डिज़ाइन का हिस्सा था कि आप उस किरदार से, मुझे लगता है कि, और ये पहले भी देखा गया है चाहे पुरानी फिल्में हो, चाहे वो शोले हो या कोई भी दीवार हो, कि जब एक किरदार आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो धीरे धीरे राइचियस होने लगता है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो सही कर रहा है, वो उसका जो एक मॉरल कॉम्पस है वो भी सही है, करेक्ट। वो चीज़ों को बदलना चाहता है फॉर राइट द गुड, राइट। and he is very relatable, very genuine with everybody हाँ। in the show with all other characters. So he is mounted as somebody who you want to follow, who you want to relate with. Everybody in, even in the world of Mirzapur, all other statesmen जो बाहुबली हैं, हाँ। they also want to see him as their leader. तो ये जो माउंट होता है और उसके बाद ड्रामेटिकली अगर वो बीट चेंज कर दें हाँ। तो ऑब्वियसली वो एक सिंपैथी और एक वो एक जो आपको अरे वो जो एक होता है ना एक टीस सी, यस। आई थिंक दैट इज आल्सो एन इमोशन व्हिच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक बीट। करेक्ट। क्योंकि इमोशंस की बात की आपने और आपका ना हर सीरीज में मैंने एक अलग 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 इमोशंस देखा है। ठीक है। उस ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखना, उसको एक साइड से सहज के रखना, वो कितना डिफिकल्ट होता है एक एक्टर को। नहीं वो तो मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। और क्योंकि एज एन एक्टर जब आपके पास कोई चीज़ आती है आपके पास एक निर्जीव
लिखी हुई पेपर पे एक चीज़ होती है जिसको आप पढ़ते हैं और आपको लगता है कि अच्छा हाँ ये किरदार है, ये कहानी है। अब आपका आपका काम है उसको अलाइव करना। तो उसमें, और वो कैसे होगा आज के टाइम में, आपको उसको रियल बनाना है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जाननी है, आपको उसमें एक जान डालनी है, आपको उसको अलाइव करना है इन द सेंस कि आप लोग उससे रिलेट करें, राइट। उसको ह्यूमनाइज करें। तो आई थिंक वो हमेशा, और इमोशन, जैसे हमने कहा, इमोशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हर आदमी कहीं भी हो उससे रिलेट करता है। उसकी जो पॉलिटिक्स होगी, उसका जो ड्रामा होगा, उसका कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो सब तो है ही, क्योंकि हमारी लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, हम सोचते भी हैं, प्लानिंग भी करते हैं, स्ट्रैटेजीज भी होती हैं हमारी जो हमें चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम वल्नरेबल हैं, हम दुखी भी होते हैं, हम अपना दुख और अपनी कमज़ोरियाँ छुपाते हैं, दूसरों को नहीं दिखाते हैं, सिर्फ उसी को दिखाते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमेशा मेरा एक फोकस होता है कि ये चीज़ें उस किरदार में भी दिखें। और यही चीज़ें हैं जो शायद किसी भी इंसान को, वो अपनी किसी भी परिस्थिति और मनोस्थिति में हो सकता है, जो उसकी इस समय फ्रीक्वेंसी है, जो वो सोच रहा है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आपके किरदार में हैं तो किसी ना किसी पहलू को अ, वो इंसान, वो ऑडियंस टच ज़रूर करेगा, उसे उसे उससे जुड़ेगा। तो आई थिंक ये हमेशा वो रहता है कि वो इंसान खड़ा हो, वो ह्यूमनाइज कर सकें ऑडियंस उसको, वो रियल लगे। तो हाँ, ये और सहज सहज हो, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सहजता आई थिंक बहुत जल्दी से पहुंचती है लोगों में। होता है कि जब आप पीछे देखते हो अपने सारे करियर के वर्क्स को, तो कितने ग्रेटफुल हो आप इस चीज के लिए कि यार मैंने मिर्जापुर किया। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब मिर्ज़ापुर किया, मैं मानता हूँ कि इस तरह की चीज़ ना आप करते नहीं हैं, आपके साथ हो जाती है। और वो होती शायद इसलिए क्योंकि मे बी यू आर ऑन अ सर्टेन पाथ, यू आर मेकिंग सर्टेन चॉइसेस, यू वर क्लियर अबाउट फ्यू थिंग्स कि आपको इस तरह का शायद काम करना है, इस तरह की चीज़ों से आप जुड़ना चाहते हैं। जो भी आपकी लिमिटेशंस हैं, जो भी आपकी चॉइसेस हैं, क्योंकि जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती हैं आपके पास। तो उन्हीं लिमिटेड चॉइसेस में से मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि मैं क्या चूज़ करूँ, मैं क्या करूँ। तो आई थिंक उसी सोच का नतीजा था कि किसी एक दिन एक ऐसी छोटी सी अपॉर्चुनिटी आई, छोटी एज इन, क्योंकि सीजन 1 में एक ही सीन था जो मुझे बताया गया। उसके बाद हमने उसको किया और वो चीज़ बड़ी बनी, और क्योंकि वो चीज़ बड़ी हो गई तो आप भी उसी के साथ बड़े हुए, एज अ कैरेक्टर। तो ऑब्वियसली उसका मतलब ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। ना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पॉपुलर एक ब्रांड, एक पॉप कल्चर का हिस्सा हो गया, बट ऑल्सो एज एन एक्टर इट वॉज अ वेरी क्रेडिबल स्पेस टू वर्क। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से वो सीन्स लिखे गए हैं, जो वो कैरेक्टर लिखा गया है, आप बहुत सारी लेयर्स और बहुत अलग अलग पहलुओं पे काम कर सकते हैं। करेक्ट। आप उसकी एक एक परत, वो ह्यूमन हो, वो इमोशन हो, वो सोचता कैसे है, वो बोलेगा कैसे है, वो किस सीन में किस तरह से बात करेगा, सोचेगा, वो कितनी चीज़ें बोल रहा है, कितनी चीज़ें छुपा रहा है, ये सारी चीज़ों पे आप खेल सकते हैं। और वो सब स्कोप है कि वो चीज़ कैरी होगी, क्योंकि वो बहुत इलेबरेट उसका जो स्पेस है मिर्ज़ापुर का भी, स्क्रीन प्ले या जिस तरीके का वो शो है, वो डिटेलिंग का, और वो एक इस तरह की तमाम जो बीट्स हैं, ड्रामेटिक बीट्स हैं, इन सब चीज़ों को साथ में लेके वो चल सकता है, क्योंकि यही उसकी टोनैलिटी है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ह्यूमर टू ह्यूमर, या सिर्फ भौकाल टू भौकाल, या सिर्फ लाइनें टू लाइनें ऐसे ही चल रहा है। वो ड्रामा भी लेके आता है, वो आपको उसमें पैथोस भी है, उसमें ह्यूमर भी है, उसमें एक सोच भी है, उसमें फ्लैम्बॉयंस भी है। तो ये सारे पहलू, जैसे 9 रस होते हैं, तो आप सारे रसों को अगर किसी एक चीज़ में एक्सप्लोर करने का आपको मौका है, तो उस चीज़ की खुशी है। और अगर वो वर्क करता है तो सिर्फ उसको लेके ग्रैटिट्यूड है। बट सेट्स पे कभी इम्प्रोवाइज करने का मौका मिलता है एक्टर को, और इस मिर्जापुर की स्पेशली अगर मैं बात करूँ, कुछ अगर स्क्रिप्ट्स या लाइंस इम्प्रोवाइज करनी हो तो। हाँ, मतलब मौका बिल्कुल मिलता है, लेकिन मुझे लगता है ये, मैं, मेरा पर्सनल हमेशा ये रहा है कोशिश, कि मैं इम्प्रोवाइजेशन को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानता हूँ। कि इम्प्रोवाइजेशन
is a big responsibility on you, because what you are trying to do is, आप ये कह रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं अपने राइटर को या डायरेक्टर को कि जो लिखा हुआ है बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन मैं इससे कुछ बेटर प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी कभार हो ये जाता है, जिसके मैं बहुत खिलाफ हूँ, कि आप अपने कन्वीनियंस और कंफर्ट के हिसाब से चीज़ों को बदलना चाहते हैं, कि जो लिखा हुआ है शायद मैं अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच रहा हूँ, लेकिन मैं इसको अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। वो इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, वो तो आपका काम है, आप इंस्ट्रूमेंट हैं। एज एन एक्टर आप इंस्ट्रूमेंट हैं कि जो चीज़ लिखी गई है, जो वो थॉट है, जो डायरेक्टर चाहता है, वो आपके थ्रू ऑडियंस तक जा रहा है, करेक्ट। वो आपके थ्रू जाएगा लोगों तक। तो आप इंस्ट्रूमेंट हैं, तो ये समझना ज़रूरी है। आपका काम है, जो भी आपका मोटिवेशन है, जो भी आप करना चाहते हैं, वो लिखे हुए में जान डालना, उसमें रियलिज्म लाना, ना ये कि उसको बदल देना। But having said that, yes, when you understand and you see this responsibility, and this is how you operate. So sometimes there has been occasions जहाँ पे आपको लगता है, when you are like in Mirzapur, lot many times this happens कि because you are part of the writing, as in क्योंकि जब लिखा जा रहा है तो अब आप उस किरदार में हो, तो conversations होती रहती हैं कि क्या बन रहा है, कैसा लिखा जा रहा है। तो सीज़न 2 में भी एक हद तक, और सीज़न 3 में ज़्यादा कई बार ऐसे कॉन्वर्सेशंस होते थे मेरे और गुरु के बीच में, जो डायरेक्टर हैं गुरमीत सिंह, कि अगर शरद और कालीन भैया कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो क्या बात करेंगे, अगर वो सीन अभी तक लिखा नहीं गया है। तो इस तरह की अगर वो कोई बात करें कि उनकी एक लेगेसी रही है, उनकी और रतिशंकर शुक्ला की, रतिशंकर शुक्ला का बेटा कालीन भैया की तरह है, कालीन भैया का बेटा मुन्ना रतिशंकर शुक्ला की तरह है। तो अब अगर ये दोनों मिलेंगे पहली बार, तो इनकी कॉन्वर्सेशन क्या होंगी? और जब इतना कुछ हो चुका है, इतना कुछ ड्रामा, इतने कुछ लॉसेस, सबसे निकल के लोग आ रहे हैं, तो क्या कॉन्वर्सेशन होंगी? करेक्ट। क्या हम ये कर सकते हैं, क्या हम वो कर सकते हैं? तो इस तरह की कॉन्वर्सेशंस होती थी। और कभी कभार आपके पास सीन आया है, तो उसमें अगर कोई गुंजाइश है कि ये बात ऐसे कह सकते हैं क्या, तो ये लाइन अगर ऐसे कहूँ तो कैसा लगेगा, उस लेवल के इम्प्रोवाइजेशंस हुए हैं। और मैं पर्सनली आई थिंक, मैं जब पढ़ता हूँ तो अगर कोई गुंजाइश है, लगती है कि इस चीज़ को ऐसे बोलें क्या, ऑब्वियसली विद एन एग्रीमेंट ऑफ द डायरेक्टर एंड द राइटर, राइट, राइट। तो वो तभी होता है। जैसे मुझे याद है सीज़न 2 में जब मेरा पहला सीन था, उसमें एक लाइन है जब वो अपनी माँ के साथ बैठा है चेस बोर्ड पे, हाँ, हाँ, वो हाँ, खेल रहा है, गेस तो किया। उसमें एक लाइन थी कि वो कहती है कि तुम तो ये सब नहीं करना चाहते थे ना शरद, तो वो कहता है कि ये सब ना करना हमारी इच्छा थी, लेकिन अब इसका हिस्सा हो जाना ही हमारी नियति है। तो दिस line I suggested, and I was working and I was reading with पुनीत जो राइटर थे, और मुझे लगा, मैंने कहा पुनीत जी, एक ये इंसान ना, इसकी डेस्टिनी है कि ये यहाँ पर है, इसकी चॉइस नहीं थी। तो ये चॉइस और डेस्टिनी पे कुछ होना चाहिए। एंड वी वर वर्किंग राइट, मतलब शॉट लगा हुआ था, हमें शूट करना था, हमने एक एंगल शूट भी कर लिया, लेकिन अब मेरा एंगल लगना था, तो ये लाइन अब बोलनी थी। तो मैंने उनको कहा कि हाँ, करते करते सोच रहे थे, फिर ऐसे ही अकस्मात दिमाग में एक लाइन आई कि ऐसा कुछ, कि मतलब ऐसा कुछ हो कि इच्छा तो थी लेकिन अब नियति है। सो देन ही केम अप विद दिस प्रॉपर हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन कि ये अगर हम करें, तो वो चीज़ वैसी थी। सीजन 3 में भी कई तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो छोटे मोटे इनपुट्स की, इस सीन में ये बात करते हैं, इस सीन में वो बात कर सकते हैं। तो हाँ, तो इस तरीके का इम्प्रोवाइजेशन मेरे साथ ज़्यादा रहा। ऑन सेट बहुत कम ऐसा होता था कि मैं कोई लाइन बदल देता था, क्योंकि एक तो मेरा वो पैटर्न भी नहीं है, और दूसरा कुछ होता भी होगा तो एक आध शब्द इधर उधर। क्योंकि पंकज सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है आपको, वो कैसा एक्सपीरियंस था अगर बात करें तो? हाउ इज ही एज अ पर्सन? पंकज जी पंकज जी का एक मतलब एक वो सुकून वाला रिदम होता है ना। कैसा आपको लगता है जब आप कोई बहुत ही बढ़िया एक कामिंग, कोई फ्लूट, कोई म्यूजिक, कोई इंस्ट्रूमेंटल, कोई क्लासिकल पीस आप सुने, उनकी एक रिदम इज समथिंग विच इज वेरी कामिंग। दैट इज वन थिंग अबाउट हिज पर्सनैलिटी। अदर थिंग इज वेरी मतलब बहुत क्योंकि हम एक दूसरे को पहले से भी जानते हैं, हम एक ज़माने में नेबर्स भी थे, ओ।
तो एक इक्वेशन पहले से थी, तो कई सारी कॉन्वर्सेशंस हमारी सीन की, और सीन में क्या हो रहा है और क्या करना है उसके कॉन्वर्सेशन सबसे कम होते थे हमारे, कि हम क्या बोलेंगे और क्या करेंगे। वो तो पता है, उन्होंने भी शायद पढ़ ही लिया होगा, मैंने भी पढ़ लिया, तो उस बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस नहीं होती थी। बस यही कि सेट पे पहुंच के उनका कि भाई कहाँ हो गुरु, क्या हो रहा है, तो या तो उनके वैन में मिलना या बाहर मिलना, और बैठे हैं हम विंध्याचल, मतलब पूर्वांचल, बनारस में और लखनऊ में जब शूट करते थे, तो ये बातें होती थी कि यहाँ पे कल्चर क्या है, यहाँ पे खाने में क्या उगता है, यहाँ का मौसम कैसा है, इन्हीं चीज़ों पे बातें होती थी। और बात होते होते कब वहाँ पे कोई कहता था कि भाई कैमरा ऑन है, एक्शन, और यही कॉन्वर्सेशन के बाद शुरू हो जाता था कि तो कालीन भैया उत्तराधिकारी, तो हम, और सीन शुरू। तो वो इतना नॉर्मल और इतना वैसा रहता था, मतलब सभी जानते हैं हम लोग कि बहुत सहज हैं वो, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उनके घर पे भी। कई बार उनको म्यूज़िक का बहुत शौक है, तो कुछ म्यूज़िक की महफ़िलें होती हैं, तो उसमें मतलब बड़ा मज़ा आता है। मैं गया हूँ कई बार, तो बहुत अच्छा और बहुत ही एक सहज और बहुत ही एक सिंपल। खाना बनाने का भी शौक है ना उन्हें? हाँ, खाना खाने का है, खाना बनाने का भी है। खाने में बड़ी कॉन्वर्सेशंस होती हैं उनकी। इनफैक्ट बनारस में भी क्योंकि मैं मिर्ज़ापुर 3 में एक एक तरह से दिखना था, फिज़ीक पे काफ़ी काम था, तो एक तरह की डाइट थी। तो खाना एक जगह से आता था, बनारस में हमने तय कर लिया था कि यहाँ से आएगा खाना। तो जब हम शूट कर रहे थे, तो उन्होंने, उनका होता था, अरे भाई गुरु खाना कहाँ से आया है? तो मैंने कहा यहाँ यहाँ से। अच्छा आप खाइए। अच्छा हाँ यार, हमारे लिए भी मंगवा देना। तो खाने का उनको बड़ा शौक भी है, बनाने का भी होगा। और तो हाँ, मतलब बड़ा मज़ा आता है। बट अब आप कभी कोई छोटे शहर जाते हैं या कोई शहर जाते हो, तो जब फैंस आपको पहचानते हैं तो उनकी कॉन्वर्सेशन क्या होती है आपके साथ? अभी मैं अब मैं जाऊंगा सीज़न 3 के बाद। अभी मैं बॉम्बे के बाहर नहीं गया हूँ। अब मैं कल परसों से मुझे 2 जगह जाना है, तो पता चलेगा। लेकिन समझ में ये आ रहा है कि इमोशन पिछली बार से बड़ा है। लेकिन सीज़न 2 के बाद यही होता था कि वही सारी चीज़ें कि बहुत अलग है, बहुत अच्छा आपने किया है, बहुत ही सटीक और बहुत ही सटल अभिनय है, बहुत बढ़िया काम किया है, शो बहुत अच्छा है। और अलग-अलग तरह के लोग, मतलब मैं पंजाब, कश्मीर, भोपाल, दिल्ली, अ, किसी भी एरिया में आप किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, इवन डाउन साउथ, बाहर भी, हर जगह आपको बस मतलब आपको समझ में आता है कि उसका इम्पैक्ट कितना है। हर इंसान ना कि सिर्फ आपके पास आके कहना चाहता है कि अरे हमने आपको देखा है, बल्कि उसके पास कुछ कहने के लिए है। उसका जो इम्पैक्ट हुआ है वो देख के, वो जो आपने किया है, जो रोल है, जो किरदार है, उसके बारे में वो बात करना चाहते हैं। उनके पास एक ओपिनियन है, एक चीज़ है। तो ये देख के बड़ा, मतलब पहले तो आप इस चीज़ों से थोड़े यू नो ओवरवेल्म हो जाते हो कि करेक्ट। यार, कि आपको किसी बात पे कॉन्वर्सेशन करने के लिए अगर सामने वाला एक्साइटेड है, तो आपको बड़ा मज़ा आता है उस चीज़ से। बट ये एक्टिंग का कीड़ा आया कैसे आप तक? हुआ कैसे है? बचपन से ही फ़िल्में देखने का बहुत शौक था। मतलब आई थिंक शुरुआत वहीं हुआ है कि सिनेमा की फ़िल्में देखना, फ़िल्में देखना, फ़िल्में देखने के लिए रोना, अगर ना देखनी जाए तो मतलब बहुत उदास हो जाना। फिर उसके बाद जैसे-जैसे बड़े हुए, टीनेजर जब मैं था, कि हर हफ़्ते, एक दौर ऐसा था 1 सवा साल के लिए कि हर हफ़्ते एक फ़िल्म देखता था, किसी के साथ भी, चाहे पापा के साथ, चाहे कोई कज़न हो। तो ऐसे-ऐसे शुरू हुआ। उसके बाद लेकिन ऑब्वियसली आप कमिंग फ्रॉम अ मिडल क्लास बैकग्राउंड, आपके पास खुद भी ये करेज नहीं होता कि पहले आप खुद को बताओ कि आपको ऐसा कुछ करना है। तो आप देखते हो ग्रेजुएशन ख़त्म करके कि अब क्या करेंगे। तो एक मैंने देखा, आई केम अक्रॉस अ कोर्स ऑफ फ़िल्म मेकिंग, 1 डेढ़ साल का वो था, 1 साल का था। तो मैंने उसमें एनरोल किया, लेकिन वो टेक्निकल और इन चीज़ों के ऊपर था, वो एक्टिंग से उसका कुछ लेना-देना नहीं था। तो मैंने उसमें डायरेक्शन, थोड़ा पोस्ट प्रोडक्शन क्या? पोस्ट प्रोडक्शन नहीं, मतलब इट डेल्ट विद डायरेक्शन एस्पेक्ट्स, सिनेमेटोग्राफी, कैमरा, ये सारी चीज़ें। और हमारा एक फ़िल्म एप्रिसिएशन का कोर्स होता था, जिसमें आप सारी क्लासिकल पुरानी फ़िल्में देखते थे और उसको पॉज़ करके उसके बारे में डिस्कशन करते थे कि इसकी लाइटिंग क्या है, इसकी राइटिंग क्या है, ये सारी चीज़ें। मेरी कुछ, जो मैं कोर्स कर रहा था, उसकी कुछ 2-3 घंटे क्लास होती थी और उसके बाद ख़त्म। तो सब लोग चले जाते थे घर पे, लेकिन मैं वहीं रहता था। मैं या तो लाइब्रेरी में रहता था, या यहाँ पढ़ता था, यहाँ चला जाता था। और उनके नीचे कुछ स्टूडियो फ्लोर्स भी थे,
उसी इंस्टीट्यूशन के, तो मैं वहाँ जाता था और शूटिंग्स देखता था। तो मुझे ये पूरी दुनिया इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग लगती थी, क्योंकि नया नया आप वो कर रहे हो जो आपका मन था, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो वो जादू की तरह दिखता था कि यार ये अच्छा, ये कौन है ये, मतलब फिल्म एक्टर्स वहाँ पे शूट कर रहे हैं कुछ, या कुछ और शूट हो रहा है, तो आपको बड़ा कोने में खड़े होकर मैं सिर्फ देखता था, तो बड़ा मज़ा आता था। उसके बाद खैर वो कोर्स ख़त्म हुआ, फिर मुझे एक इंटर्नशिप का एक जॉब मिला, एक सिनेमाटोग्राफर के साथ कुछ महीने काम करने का मैंने वो किया। उसके बाद फिर मैं थोड़े समय के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर भी था, और वहाँ से फिर कोई फिल्म करी है एज अ असिस्ट? फिल्म मैं एक्चुअली करने वाला था एक दो, वो जब वो मेरा जो टेन्योर था वो 8-9 महीने का था, तो तब तक उस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन ही चल रहा था। उसके बाद वो थोड़ा उसमें काम रुका, वो बाद में बनी, तब तक मैं वो छोड़ चुका था, एंड आई हैड स्टार्टेड वर्किंग एज एन आनंद एक्टर। सर को करी है आपने हाँ, असिस्ट, आनंद एम राइट? राय के साथ इनिशियली। तो इनफैक्ट जो उनकी पहली फिल्म है तनु वेड्स मनु, जो वो लिखी जा रही थी जब, तब मैंने आई टोल्ड हिम ओनली कि नाउ आई वांट टू शिफ्ट, आई वांट टू डू एक्टिंग, बिकॉज उस दौरान आई स्टार्टेड वॉचिंग लॉट ऑफ प्लेज हम्म। इन पृथ्वी थिएटर, हम्म। और मैं एज एन एडी एक्टर्स के साथ क्यूज रीडिंग वगैरह ये सब करता था, तो वो साइमल्टेनियसली एक इंटरेस्ट जाग रहा था उस चीज़ के लिए। बट आई फेल इन लव विद थिएटर, एंड आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर स्टेज प्लेज, और वो कुछ 8-9 साल चला। मैंने अलग अलग वहाँ पे लोगों के साथ काम किया, सबसे ज़्यादा मकरंद देशपांडे के साथ मैंने काफ़ी प्लेस किए, 7-8 साल। एंड आज जैसे हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि एक देयर इज अ सेंस ऑफ रियलिज्म और सटलिटी, वो जो उसकी शुरुआत हुई है वो उन्हीं के साथ हुई है, कि हाउ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू मेक योर परफॉर्मेंस इम्पैक्टफुल। उसमें एक वो एक व्हाट डू यू कॉल इट, एक क्राफ्ट होना चाहिए, यू हैव टू रीच आउट, बट देयर हैज टू बी इट हैज टू बी बेस्ड ऑन रियलिज्म, कि वो रियल लगना चाहिए, वो देख के आप जो मॉडर्न मॉडर्न डे टेक्निक्स हैं एक्टिंग की, तो वहाँ से हुआ। उसके बाद फिर कुछ कुछ चीज़ें शुरू होती गई, फिर और फैमिली से सपोर्ट था, क्योंकि यू वर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, और दूसरा ये कि आप काम भी कर रहे थे साथ में, तो वाज दैट अ सपोर्ट फ्रॉम ऑल एवरीवन अराउंड यू कि नहीं, कर ले बेटा एक्टिंग, अगर तेरे को मन है तो? क्या होता है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास में खासकर, मतलब उसके अलावा भी होता होगा, जो पेरेंट्स होते हैं ना वो बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं और थोड़े डरे हुए होते हैं। वो बेसिकली चाहते हैं कि आपके साथ, अपने बच्चों के साथ उनको कोई कष्ट ना हो, उनको दिक्कत ना हो, और किसी भी चीज़ में, और वो अपनी ज़िंदगी एक एक निश्चित दायरे में ही जीते हैं, कि ये काम है, ये हमने किया, ये हमारी लाइफ है, हम पढ़ लिख लिए, अब हम ये काम करेंगे और लाइफ अच्छे से चलेगी। रिस्क टेकिंग फैक्टर्स बहुत कम होते हैं। सो हाँ, तो रिस्क टेकिंग फैक्टर्स बहुत कम वो लेना चाहते हैं। तो तो ऐसे ही था कि वो चाहते हैं कि यार आप ऐसी कोई एक सिक्योर जॉब कर लें जिससे आपकी ज़िंदगी सही तरीके से चलती रहे, तो वैसा ही था। वो भी जब उनको पता चला धीरे धीरे कि यार ये तो कुछ अलग चीज़ें कर रहा है, जब मैं वो फिल्म इंस्टीट्यूट में काम कर रहा था, लेकिन तब तक उनका ये था कि ठीक है, एटलीस्ट सो दे हैव ऑलवेज एनकरेज मी टू लर्न। जब तक मैं किसी चीज़ को सीखना चाह रहा हूँ, पढ़ना चाह रहा हूँ और अपने आप को एजुकेट करना चाह रहा हूँ, दे वर ऑलवेज सपोर्टिव। और हमारे घर में कहीं ना कहीं, मतलब इस चीज़ों को, कि म्यूज़िक में अगर आपका इंटरेस्ट है तो इन चीज़ों के लिए एनकरेज ही किया है। पढ़ने में अगर आप लिटरेचर या अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं तो कभी इन चीज़ों को ऐसा नहीं किया गया कि अरे ये क्या, ये टाइम वेस्ट है, तो हमेशा एनकरेज ही किया गया। तो वो एक बेसिक चीज़ तो थी। एंड देन लेकिन ये सब किया करते करते मैंने बहुत ज़्यादा बताया नहीं, till the time I started doing plays, and in fact they were the one who had initially introduced me to stage plays and theater, कि वहाँ पे है, वो चलेंगे एक बार। नहीं, नहीं कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन इंटरेस्ट था, तो एक आध बार गए, लेकिन उसके बाद वो नहीं गए, लेकिन मेरा वो एक सिलसिला बन गया। तो इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग एट पृथ्वी थिएटर, एंड एक्टर्स एंड पीपल हु दे हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर, उन लोगों के साथ जब मैं काम करने लगा और उनकी तरफ से एक एक एक्नॉलेजमेंट आने लगा मेरे लिए, विच दे सॉ, इज व्हेन दे फाइन एट लीस्ट दे स्टार्टेड फीलिंग कि ठीक है, मे बी प्रॉब्ली व्हाट ही इज डूइंग इज
is is flowing well. तो वहां से He's उनका in a एक, good track. या ही इज ऑन अ गुड ट्रैक, हाँ, at least, yeah. तो वहां से उनका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगा। क्योंकि मुझे वही लगता है, जैसे मैंने कहा कि इस सिनेरियो में ना, कि ज़रूरी नहीं है कि उनका आपके प्रति जो आप कर रहे हो या अलग चीज़ें, कि उनका कॉन्फिडेंस बनेगा, लेकिन धीरे धीरे बनेगा। लेकिन जिन लोगों पे उनको विश्वास है, जो लोग उनके लिए बड़े हैं, वो अगर आपकी पीठ थपथपा दें, तो फिर आप उनकी नज़र में भी बड़े हो जाते हो। आई थिंक मुझे लगता है कॉन्फिडेंस में बूस्ट हो जाता है, क्योंकि चलो यार कम से कम कोई और नहीं तो फैमिली, क्योंकि एक टाइम जब ये आता है कि यार जो मैं कर रहा हूँ पता नहीं सही है कि नहीं, इसमें फ्यूचर है या नहीं है, पता नहीं मेरे फैमिली वाले साथ देंगे या नहीं देंगे। और जब आपके फैमिली उस टाइम साथ देते हैं तो मेरे ख्याल से वो एक कॉन्फिडेंस बना रहता है कि ये फील्ड पे मैं कर सकता हूँ कुछ करेक्ट, काम। करेक्ट। मतलब हाँ, एक आपका एक एक जगह आपका कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा कम हो जाता है, कि यू डोंट हैव टू प्रूव एंड यू डोंट हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड एंड ऑल दैट। सो दे अंडरस्टैंड कि इट्स वेरी वॉलेटाइल, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड ऑल, बट एटलीस्ट दे आर लाइक कि ठीक है, आप करते रहो, देखते हैं, व्हाटएवर, एटलीस्ट इनिशियली। बट जब आपने स्लम डॉग किया, मैं पूछना चाहूँगी, किरदार छोटा था बट लेकिन इट्स अ ऑस्कर विनिंग फिल्म एट द एंड ऑफ द डे। मैं आपसे पूछना चाहूँगी व्हाट वाज देयर रिएक्शन? वेरी ओवरवेल्म्ड, मतलब उनका रिएक्शन वाज जैसे कि मुझे मिला है ऑस्कर, सीरियसली। और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आपका एक नया नया, मतलब इट वाज, आई वाज जस्ट स्टार्टिंग, एंड इनफैक्ट मैंने वो फिल्म की भी थी ऐसे ही सोच के कि कोई एक नॉर्मल क्रॉसओवर फिल्म है, क्योंकि वो जो बन रही थी तो ऐसा कुछ उसका इट वाज इतना नॉट शोर भी बस, नहीं था, या कोई बस बज़ में नहीं नहीं था, था। और करेक्ट। उसका एक कहीं एक ओशिवारा में अंधेरी में कहीं एक छोटी सी बिल्डिंग में उसके ऑडिशंस होते थे, मुझे याद है। एंड वो किया, और मैंने तो मतलब इसलिए किया था क्योंकि एक इंग्लिश फिल्म है, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड आई वाज फेसिंग कैमरा। तो वो करके मैं तो भूल गया। एंड जो जो पैसे भी मिले थे उससे हमने कैमरा खरीद लिया, तो मेरे तो वो एक्साइटमेंट था। लेकिन वो जब स्लम डॉग मिलियनेयर बन गई वो, तो एंड राइट। एंड देन इट गॉट मेनी अवार्ड्स। बट देन तो इनफैक्ट जब उसको पहले बैफ्टा मिला था, तो बैफ्टा के और ऑस्कर के बीच में द एंटायर टीम हैड कम हाँ, एंड दे डिड स्क्रीनिंग्स एंड एवरीबॉडी, सो आई मेट एवरीबॉडी अगेन, द डायरेक्टर एंड एवरीबॉडी। और बहुत अच्छा एक्सपोजर था, यू नो, एट सच अ यू नो इनिशियल स्टेजेस इन योर करियर, इफ यू द व्हाट रियली मैटर्स इज द एक्सपोजर, किसके साथ आप काम कर रहे हो। तो वो था। और उसके बाद जब व्हेन इट गॉट अकेडमी फॉर बेस्ट फिल्म, सो बेस्ट फिल्म टेक्निकली इज एन अवार्ड व्हिच everybody, the entire unit, everybody who has worked on that film करेक्ट, is happy about. करेक्ट। तो वो एक चीज़ थी। एंड somebody even told me that time, which is true, that भैया वैसा है कि इसके बाद आप जीवन में बहुत कुछ करेंगे, दिस इज जस्ट योर बिगनिंग, बट टच वुड। हाँ, हाँ। बट you will always this will be always with you, that your first film will be an Oscar winning film. वाओ! So it was a great thing on my resume, I think still is. तो हाँ, मतलब शारिब से भी मेरी बात हो रही थी, तो ही वाज़ आल्सो देयर इन द फिल्म। तो आई वाज़ आस्किंग हिम कि कितने पैसे मिल जाते? बोलते जय ये मत पूछना कितने पैसे मिल जाते थे उस फिल्म में, बट जितने मिलते थे कुछ ज़्यादा ही मिलते थे। एक दिन के कुछ इतने 27,000 ऐसे। मैंने बोला भाई सही है यार, एक दिन के तो फिर, और इतने सही किरदार में भी उन्होंने इतना। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर इज इट वाज़ अ ऑस्कर विनिंग फिल्म, एंड हर जगह है वो फिल्म। और उसके मतलब उस समय क्या है कि आपका जो सर्कल है, आप जो काम कर रहे हो, आप थिएटर कर रहे हो, आप ऑडिशंस दे रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए एक वैल्यू एडिशन हो जाता है, कि अरे ये स्लम डॉग में थे और ऑस्कर में थे, ये वो। एंड बट उसके बाद मेकिंग इनटू इंडस्ट्री वाज़ दैट डिफिकल्ट? चांसेस मिले, अप्रोच करना पड़ा, हाउ वाज़ योर वे कि मैं अपना एक वे बनाऊं इंडस्ट्री में? मतलब डिफिकल्ट तो देखिए वो है ही, मतलब उसके नेचर में ही है चैलेंजेस। और यू नो इट गोज लाइक, इट्स लाइक अ वेव, वो कभी वेव बनती है, फिर उसमें एक मोमेंटम आता है, और फिर वो बढ़ती है, एंड देन फिर इट गोज डाउन, सो वो है ही। तो वैसे ही था, मतलब एंड ऑब्वियसली विद, आई मीन यू हैव लिमिटेड चॉइसेस एंड दैट्स हाउ इट इज। तो योर एक क्या है कि व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर इज like, even with the, if you are practical and you are real and all that, you don't have very unrealistic goals. What you need is consistent opportunities which convert into work, so that it gets you going, कि हाँ आप इंटरवल्स में कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं,
तो आप चल रहे हो, आप कर रहे हो, बट जब वो नहीं होता है तब एक्चुअली आप बार बार अपने आप को क्वेश्चन करते हो कि यार ये क्या है, क्यों, एम आई डूइंग राइट, देयर इज सम प्रॉब्लम, हो क्या रहा है, व्हाई इज थिंग्स नॉट हैपनिंग। तो वो एक जो पीरियड होता है और वो था, तो वो आपको थोड़ा अंदर से हिलाता है और आपको बार बार खुद ही अपने आप को वो करना पड़ता है। यू हैव टू लुक फॉर दो स्मॉल डेवलपमेंट्स विच आर हैपनिंग। लाइक मुझे कई बार ऐसा लगता था और मैं यही फिर सोचता था कि यार अगर कल से बेटर आज है, इट कुड बी अ मीटिंग, इट कुड बी, कल मुझे 2 लोग कहते थे कि आप अच्छा कर रहे हैं, आज 5 लोग कह रहे हैं। कल आपने एक प्ले करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हुआ, आज आपने एक प्ले कर लिया। अगर ये भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आपके, तो जस्ट सी दैट यू आर इन अ करेक्ट डायरेक्शन, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग व्हाट विल गेट यू गोइंग। अगर वो बड़ी चीज़ें नहीं हो रही हैं, वो बड़े रोल जो आपको चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, तो यू हैव टू जस्ट keep on trying. So yeah, all those things were there. I've worked in big films, which I have just stood in the entire film as a henchman with stars, and because जो आपको मिल रहा है, because you are fascinated that अरे यार कम से कम एक बड़ी फिल्म में आपको मौका तो मिल रहा है, अभी इसके पहले तो आपने कुछ किया ही नहीं, और ये सब बाद की बात है, स्लम डॉग के बाद और जैसे चल रहा था। And then you know, things like you are wanting to, the point was कि I always wanted to attach myself with the credible work, with good shows, good concepts, good films or whatever. तो some of the things like ऐसा भी हुआ है कि you are part of some big projects as a lead and all that, but those things have not worked, nobody has seen it. So, I mean, you again, though you have worked on something as a lead, but because those things have not reached Noticed. Yeah. noticed, तो Yeah. you again Fall down. Yeah. वहां से फिर आप दोबारा फिर से शुरू start करिए और फिर जाइए, ये सब सारी चीजें की हैं। So then couple of times there are, like, you are confirmed for a very big film with a big star, and it's a good role and a good film again, but because of some reason last moment पे वो नहीं हुई। So these were the things which I mean, अब तो खैर उसको आप एक जर्नी की तरह देखते हैं, बट ये हैं चीज़ें जिसे एक सेटबैक की तरह आप कह सकते हैं। वो रोज़मर्रा के वो चीज़ें नहीं कि आप भाई इस चीज़ में आप फिट नहीं है, उस चीज़ में आप फिट नहीं है, वो तो एक नॉर्मल चीज़ है। ये चीज़ें जब आपको लगता है कि ऑलमोस्ट आप 99 पर हैं और फिर 100 नहीं होता है, तो वो चीज़ें थोड़ा आपको कभी ना कभी हिलाती हैं। बट आई थिंक एज आई सेड कि समथिंग केप्ट यू गोइंग, बिकॉज यू आर, if 5 things are not working, one is working, so you just focus on that. And that is how things has been, that is how my, like, for example, a film like Wazir, Hmm. जिसमें मेरा लुक बहुत अलग था, so after the film the relatability factor was very less because people couldn't, I was playing a Sardar and I had a very different look, but my experience of working with some stalwarts like Bachchan sir, Farhan, Vidhu Vinod Chopra, Vijay Joshi, like sitting in a room with them and doing a reading of the film is like something which I was like, यार इससे better क्या हो सकता है? Like in this room I would like to be a fly on the wall, लेकिन मैं तो इनके साथ बैठ के reading कर रहा हूँ। तो all these things were something which were like, यार ठीक है, everything cannot be attributed to कि आपको इससे 4 फिल्में और मिली कि नहीं, आपका पैसा बढ़ा कि नहीं। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी ट्रैजेक्टरी क्या है। if like somebody like me who had just started with no background, एकदम जीरो से आपने शुरू किया है, आपने एक एक रोल एक एक चीज़ें करके वो किया है, तो दिस इज हाउ योर जर्नी इज गोइंग टू बी। यू हैव टू वैल्यू दीज थिंग्स। इफ यू आर सिटिंग विद सच पीपल, इट इज समथिंग टू वैल्यू एंड बी हैप्पी अबाउट। करेक्ट, एब्सोल्युटली। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि देयर वाज़ अ टाइम कि समझ नहीं आ रहा था, ऊपर गए, फिर नीचे आ गए। मैं पूछना चाहूँगी आपसे, कभी सेल्फ डाउट हुआ कि यार शायद मेरे क्राफ्ट में कोई दिक्कत है, या फिर मैं शायद वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, या तो फिर रेलेवेंस के लिए कि यार मुझे कुछ भी अब करना पड़ेगा क्योंकि मुझे रेलेवेंट रहना है। क्योंकि दिस इज हाउ इट वर्क्स इन दिस इंडस्ट्री कि आपको रेलेवेंट रहना बहुत ज़रूरी है, अब दिखोगे तब बिकोगे, इज अ थिंग। तो कभी वो डाउट हुआ खुद में कि यार सेल्फ डाउट? कई बार कि जब आप, वही जैसे मैंने कहा कि कई बार जब आप चीज़ें लगातार कोशिश कर रहे हो, यहाँ भी ये भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, चीज़ें होते होते नहीं होती हैं, तो आपको कभी ना कभी, बिकॉज ये आप भी ह्यूमन है, नेचुरल चीज़ है ये कि आपको लगता है कि यार क्या है, क्यों नहीं, कुछ
क्या गड़बड़ है, क्या चीज़ें हैं। बट देन आई मीन द पॉइंट इज, मेरा हमेशा ये मानना है कि यार आप अगर किसी चीज़ के लिए दुखी हो, परेशान हो, तो आप ये डिसाइड कर लो हो आप दुखी, एंड एक्सेप्ट इट. Like I feel कि if you are frustrated, you are feeling low, you are feeling whatever, okay. First you just allow yourself to be sad. हम क्या करते हैं, हमें उससे भी दिक्कत होती है कि यार मैं दुखी क्यों हूँ, परेशान हुए हैं, उससे भी. द मोमेंट यू सेटल विद द फीलिंग यू आर फीलिंग, वो फिर आपका एक वो चीज़ इट विल पास, एंड यू जस्ट डिसाइड कि यार ठीक है, मैं अभी ये चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हुई, मैं परेशान हूँ, तो मैं कितने दिन परेशान रहूँगा? 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, महीना, डिसाइड कर लीजिए और फिर रहिए उस फीलिंग में. लेकिन उसके बाद आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा, बिकॉज लाइफ इज मूविंग ऑन. सो यू हैव टू डिसाइड वन डे कि यार अभी क्या, यू कैन नॉट गो ऑन फॉर दैट. सो यू हैव टू मूव ऑन एंड अगेन गेट बैक टू what you really want to do. So that is, I think, what has been my focus on, कि ये सब चीज़ें हैं. लाइक आफ्टर वजीर फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर हैविंग दिस एक्सपीरियंस एंड देन अगेन कि अच्छा अब क्या करेंगे, कैसे होगा. सो कुछ चीज़ें, मतलब आई हैड अ पीरियड विच वाज लाइक आई वाज फ्री एंड ऑल, तो देन आई सडनली गॉट अ, आफ्टर डूइंग सो मच, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू फीचर इन लाइक अ स्मॉल बजट काइंड ऑफ अ फिल्म, जिसका जो कंटेंट था इट वाज रिटन बाय वन ऑफ द बिगेस्ट राइटर्स इन लिटरेचर, बादल सरकार. बाकी इतिहास नाम की एक चीज़ थी. इट वाज लाइक एकदम पोटेंट, वेरी वेल रिटन subject. I worked on that. I got an opportunity. Then I was offered a play, which was it was Jungle Book 2. Like Jungle Book, we know the first Jungle Book is uh, from Mowgli के point of मोगली, view से. अच्छा हाँ. ये दूसरा जो था, it was written originally and it was from शेर खान के point of view से, कि शेर खान is basically a character who is from jungle and he says कि यार you are an outsider. So it was that. So it was offered to me कि you play शेर खान. So I did that. 3 महीना मैंने उसकी रिहर्सल की and I did that play. So again, I mean, you just need to see कि आपका क्या मन कर रहा है. And again, like my understanding is कि if you are at it, you will crack it. तो आप अपना करते रहिए एंड सी कि क्या है सारी चीज़ें, क्योंकि किसी को कोई नहीं, कुछ नहीं पता है. इट इज़ योर ओन जर्नी. इसलिए आज मुझसे कोई पूछता भी है कि यार आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे किसी यंगस्टर को, या आप क्या ओपिनियन या क्या सजेशन, तो मुझे लगता है यार सबसे पहले तो इसका कोई पॉइंट नहीं है. हाँ, आई कैन सजेस्ट, आई कैन प्रॉब्ली से दैट व्हाट यू रियली नीड टू डू इज़ कि यू बी एट इट. Whatever it is, don't take too much of stress. Do whatever is available with your opportunities. Make the best out of it. But according to my understanding, my experience and my approach, I did whatever I wanted to do. तो हर आदमी की अपनी परिस्थिति है, अपनी मनोस्थिति है, सबकी अपनी जर्नी है. Your journey has to be unique. Don't try to be somebody else. तो अगर वो है तो then बाकी सब सही है. बिल्कुल अग्री. आपने रिश्ता भी किया था टीवी सीरियल. हाँ, रिश्ता.com. हाँ. YRF का शो था. YRF were venturing into television and they were doing episodic and all that. So yeah. तो टीवी भी डेब्यू हो गया था आपका उस वक्त 2010 या 9 या 10 में था. तो उसके बाद आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं टीवी में भी कर सकता हूँ काम? एक तो टीवी जो मतलब इनफैक्ट बहुत पहले भी व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, तो उसके पहले भी हमने 1-2 वर्कशॉप्स की और फिर लोगों से पूछा कि अपने दोस्तों से उस समय कि क्या करना चाहिए, अब क्या करते हैं. तो बोला कुछ नहीं, आप अपना फोलियो करवा लीजिए, पिक्चर्स वगैरह, और उसके बाद आप ऑडिशन वगैरह, यही होता है. तो वो शुरू कर दिया और उस ऑडिशन के चलते 1-2 शोज़ टेलीविज़न में मिल भी गए. लेकिन वो इतना जल्दी था कि जैसे आज आपने चीज़ें शुरू की हैं और आपको हफ्ते भर में कहा जा रहा है कि आप शूट पे जाएंगे. करेक्ट. तो उन्होंने कहा ठीक है, तो कंफर्म है और आप बताइए फिर जो भी है. तो मैंने कहा नहीं. तो बोले क्या नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं अभी रेडी नहीं हूँ. तो उनको समझ में नहीं आया वो चीज़, और मतलब ऑब्वियसली बड़ी अजीब सी बात है यार, रेडी नहीं होगा क्या मतलब है, हम आपको काम दे रहे हैं. बट आई फेल्ट कि यार इफ आई वांट टू, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, आई एम नॉट ट्रेन्ड एज एन एक्टर, सो आई नीड टू बी ट्रेन्ड फर्स्ट. ये तो मैं अभी, और यही मेरा टाइम है अभी करने का. सो आगे तो मैं क्या करूँगा, लेकिन अभी द पॉइंट इज आई नीड टू एक्सप्लोर, आई नीड टू वर्क विद डिफरेंट पीपल, क्राफ्ट एंड ऑल दैट. सो आई सेड वो नहीं, एंड आई वेंट एंड स्टार्टेड डूइंग थिएटर. तो इनफैक्ट बाद में भी अब जैसे
आपने कहा वाईआरएफ का जो टेलीविजन मॉड्यूल था वो इट वाज डन जैसे आज हम सीरीज पे काम करते हैं ना, आप एक लंबे लॉन्ग फॉर्मेट पे 5-6 महीने के लिए काम करते हैं एंड देन इट गेट्स ओवर. सो दैट इज हाउ इट वाज प्लान्ड, सो आई कुड फिट इनटू दैट मॉड्यूल. बट अदरवाइज आई थिंक जो जिस तरीके से मैंने हमेशा से काम किया है, आई डिडंट फाइंड माई सेल्फ फिट इनटू दैट थिंग कि मैं वो रोज रोज कर पाऊँ वहाँ जाके. आप मतलब 500 और 700 एपिसोड शूट करेंगे और आप करते ही जा रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आपके कैरेक्टर की ट्रैजेक्टरी कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है. इट्स अ डिफरेंट सिस्टम, इट्स अ डिफरेंट मॉड्यूल. नथिंग अगेंस्ट दैट थिंग बिकॉज उसकी अब अपनी ऑडियंस है. बट आई ऑलवेज फेल्ट कि यार मैं ये मैं अटकूंगा, और मैं अगर अटकूंगा तो वो सही उसका असर नहीं होगा और सभी परेशान होंगे. So I felt कि maybe this is not what I can do. In fact, there were a couple of times, so many times, because when you start working and you're doing different things, you get opportunities, you get Correct, calls, you correct. get offers and all. Absolutely. और एक दो बार मैंने genuinely कोशिश भी की, ये एटलीस्ट नहीं यार करके देखते हैं. I'll go and meet the person क्योंकि ये कुछ मिनी सीरीज है, कुछ एक लिमिटेड सीरीज है ये वो. बट वो किसी ना किसी वजह से कभी ना कभी नहीं हुआ. एंड इवेंचुअली फाइनली आई डिड one of the biggest shows I was gonna do वो होना था. But then again they had so many different ways of looking at it. Like we shot a pilot also, and we shot with some of the very different kind of actors. That they were actors from NSD, they were actors who were from South. Very different profiling. People who are either working in movies, people who are either from theater and other departments. Everybody they were cast, and I was playing the lead in the show. It was based on a real warrior. Oh, बट वो बना, हमने पायलट शूट किया जाके केरला में और वो बहुत अच्छा बना. बट इट वाज टू रियल. दैट इज व्हाट आई गॉट टू नो हाँ. फॉर टेलीविजन ऑडियंस. सो बात ही सो नहीं बनी तो फिर. फिर वो बना ही, वो पूरे शेल भी हो गया क्योंकि आई मीन आई रियलाइज कि मुझे जो फीडबैक मिला कि नहीं यार वो दिक्कत हो रही है, क्या हो रहा है, वो आई वाज लाइक यार क्या हो गया. मतलब राइटिंग अच्छी थी, सब अच्छा था, एंड एक्टर्स भी बहुत अलग अलग उसके थे, सो इट वुड हैव बीन फ्रेश. Correct. Absolutely. But the reason for them was कि नहीं, it's looking very fresh and real. But I think the format on television, what they were looking for was very एक अलग type का कुछ चीज. So then that is when I realized कि okay, so this is, and that was one of the biggest Productions. productions shows कि उसका जो उसका स्केल था वो नॉर्मल उससे बहुत ज़्यादा उस पे वो कर रहे थे. सो देन आई रियलाइज कि इट वाज, if not this, then I don't know what else would work. So maybe it's a signal for me, and I believe in signals कि आते हैं जिंदगी में आपके सिग्नल यहाँ से वहाँ से, बस आपको कैच करने आने चाहिए. That is when I realized कि नहीं. And then simultaneously the same time as a few months later Mirzapur and Made in Heaven happened. That's a good signal now, right? बट कोई ऐसा शो किया जबरदस्ती की यार सिर्फ रेलेवेंट रहना है मुझे, रेलेवेंस के लिए? नहीं, ऐसा मैंने कभी किया नहीं, और मतलब शायद ज़रूरत नहीं पड़ी. जैसा मैंने कहा भी कि चॉइसेस कम थी और उसमें से भी एक वो था कि अच्छा क्या करना है कैसे. लेकिन आई थिंक वो रेलेवेंस की ना बात ऐसी होती है कि अगर आप मतलब अगेन अगर आपकी चॉइसेस सही हैं इन टर्म्स ऑफ यू वांट टू डू समथिंग क्रेडिबल, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग विच इज़ वेल रिटन. इफ समथिंग इज वेल रिटन, जाहिर सी बात है कि उसमें जो लोग जुड़ेंगे वो क्रेडिबल होंगे, जो कास्ट आएगी वो एक तरह की होगी. करेक्ट. तो इफ योर चॉइस ऑफ डूइंग समथिंग विच इज क्रेडिबल विल एक्चुअली बी समथिंग विच इज रेलेवेंट ऑल्सो, तो वो रेलेवेंस वाली बात उसमें है ही. तो बट आई थिंक द चॉइस कैन नॉट बी कि यार मुझे कुछ रेलेवेंट काम करना है. तो रेलेवेंस तो इट्स समथिंग विच यू वुड नो कि वो रेलेवेंस है या क्या है. लेकिन वो शुरुआत तो वहीं से होती है कि यार कहानी अलग है, एक फ्रेशनेस है, इसमें ऐसी चीज़ है जो रिलेटेबल है, इमोशंस, ड्रामा, परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, यू हैव गुड पीपल, यू हैव अ ग्रेट टीम. रेलेवेंस फिर आती है उसमें, इन और रेलेवेंस की वजह ये सब होता है.
तो मिर्ज़ापुर के लिए वो एक सिग्नल थी आपके पास कि यार ये करनी चाहिए मुझे, क्योंकि यार ये दिस इज़ समथिंग, क्योंकि किरदार छोटा था बट फिर भी यू वर श्योर अबाउट इट? As I said, that scene which I read when I got that first हाँ, scene, हाँ, and when I read it, हाँ, मतलब मुझे ये हल्का सा फीलर था कि ऐसा कुछ बन रहा है, एंड ऑब्वियसली द लॉन्ग फॉर्मेट वाज जस्ट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, और मैं एक दूसरा शो कर रहा था, करने वाला था ऑलमोस्ट, लेकिन वो हुआ नहीं। इनसाइड एज एक शो था, और फिर मिर्ज़ापुर की बात शुरू हुई कि ये भी एक शो बन रहा है, और पता चला कि भाई कुछ दोस्त थे जो इसमें कास्ट हो गए थे, उनसे पता चला कि राइटिंग बहुत अच्छी है, रसिका दुग्गल जो एक्टर हैं, तो मन किया कि इसका हिस्सा बनना चाहिए। एंड देन क्योंकि आप जो मेन कास्ट थी उसमें किसी में उस समय सीजन 1 में आप किसी में फिट नहीं थे, मतलब आप जा नहीं रहा था आपका, क्योंकि कास्टिंग बहुत क्रिटिकल और क्रूशल होती है, और मिर्ज़ापुर की खासकर है, और इसीलिए आज इस तरह से कमेंट्स या रिएक्शन देखने को मिलते हैं कि यार वो किरदार लगता है कि वही है और उससे बेटर कोई नहीं कर सकता वाली जो बातें होती हैं, वो इसलिए क्योंकि कास्टिंग भी बहुत अच्छी हुई है। तो उसके बाद ये हुआ कि जब सारी कास्टिंग हो गई तो एक रोल कुछ 15-20 दिन पहले आया कॉल प्रोडक्शन हाउस से और डायरेक्टर का, कि एक रोल है जो हम चाहते हैं कि आप करें, लेकिन वो अभी सिर्फ एक सीन है, और हो सकता है, मुमकिन है, अगर अगला सीजन बनेगा तो ये रोल थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन तब मतलब कोई बात ही नहीं थी। लॉन्ग फॉर्मेट ही नया था, तो हाँ, सीजन 2-3 कुछ पता ही नहीं था। लेकिन क्योंकि वो सीन मैंने जब पढ़ा, तो उस सीन में वही बात थी जो शायद किसी भी एक अच्छे पीस ऑफ राइटिंग में होता है, कि उसकी एक प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल और एंड था। तो वो पढ़ के मुझे लगा कि यार ये अगर एक सीन इतना अच्छा लिखा हुआ है तो शायद पूरा शो कितना अच्छा लिखा होगा। तो वही एक क्रेडिबिलिटी वाली बात कि एक कैरेक्टर है जो नया है, वो आया है, उसका कॉन्फ्लिक्ट आपको पता चलता है कि वो अपने फादर्स के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट है, वो नहीं चाहता है उस दुनिया में आना, लेकिन वो चाहते हैं। उसके बाद वो उनको उन्हीं की एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन देता है, और वो कमेंट करता है जो उस कहानी का एक मुख्य किरदार है उसके बारे में, हाँ, कालीन भैया, यस, और जो हमने पहले भी बात की। बात की, करेक्ट। तो इसी से मुझे पता चला कि ये मतलब ये कैरेक्टर अभी छोटा है, लेकिन इसकी पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है और बहुत रूटेड है। तो दैट, आई मीन अगेन, दैट perhaps if I can give that little credit to myself कि maybe I had that understanding। आई थिंक योर गट फीलिंग आल्सो, और जहाँ पे आप कन्विंस हो गए थे कि यही है जो अब मेरे को करना है। एंड आई थिंक दैट, जो आपने स्टार्टिंग में भी कहा ना कि मेरे को एक सिग्नल आता है हमेशा कि वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आई थिंक दैट सिग्नल केम। हमेशा, मतलब हाँ, ये मतलब ऐसा नहीं है वो स्विच ऑन स्विच ऑफ टाइप, लेकिन वो आते हैं कभी कभी, लेकिन बस यही राइट, है कि कभी आपसे वो मिस हो जाते हैं, कभी आप उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन वो आता आपके गट से ही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग से है, आपकी जो पूरा आपका जो एक सिस्टम है जो आपको बताता है कि किस दिशा में बढ़ना है। तो आई थिंक वही था, एंड देन मतलब आई नेवर न्यू दैट इट विल बी रेलेवेंट, बट बिकॉज देयर वाज अ कॉलिंग फ्रॉम इनसाइड कि यार ये अच्छा लग रहा है तो करना चाहिए। बट ऐसा था कि कोई और किरदार के लिए आपने ऑडिशन दिया था इसमें? मतलब हाँ, ऐसे ही गुड्डू के लिए दिया था? गुड्डू के लिए नहीं, आई मुन्ना थिंक भैया के मुन्ना लिए के दिया लिए था? दिया था हाँ, इनिशियली, ये जानते हुए कि मैं उसमें ठीक तरह से फिट नहीं हूँ, लेकिन वो एक लालच होता है कि यार कोई ऐसी चीज़ आ रही है, और द कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं अभिषेक बैनर्जी, वो बहुत करीबी दोस्त हैं। तो मैंने कहा, मुझे पता था कि यार नहीं होगा, लेकिन मेरा था कि यार मुझे किसी ना किसी के लिए तो ऑडिशन देना है, तो ऐसे हमने दे दिया, ये जानते हुए कि इसमें कुछ होना नहीं है। हम्म, तो बट फिर एक और रोल था जो कॉप का एक रोल था, लेकिन और उस समय क्या होता है कि आपका एक लुक होता है जो कि हर जगह हर ऑडिशंस में काफ़ी कैरी हो रहा है, तो वो एक कॉप था उस समय, मेरे छोटे बाल थे, मुस्टैच थी, तो मैं हर कोई भी फिल्म या किसी भी चीज़ के जो ऑडिशंस होते थे, कॉप 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 काफ़ी होता था, तो मुझे लगा ये तो कॉप है, यहाँ हाँ, पे तो होना ही चाहिए। हाँ, राइट। लेकिन फिर पता चला कि जो एज ग्रुप में वो देख रहे थे वो थोड़ी बड़ी थी, तो फिर वहाँ पे भी लगा कि अच्छा ये भी बट होगा। एक्शन करना पसंद था आपको? एक्शन, हाँ, मतलब एक्शन मैंने अभी एक्चुअली काफ़ी कर कर लिए लिया है, एक्चुअली। बट हाँ वो पसंद है भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इट रियली एक्साइट्स मी कि अच्छा एक्शन करते हैं, क्योंकि वो एक टेक्निक है, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, हम्म, एंड यू नीड टू नो कि कैसे करना है, क्योंकि वो एक कोरियोग्राफी कोरियोग्राफी की तरह है वो।
तो बट या यू लर्न बट यू अभी और क्या-क्या जॉनर में आप देख रहे हो कि मुझे ये जॉनर को भी एक बार ट्राई करना है? मैं एक्चुअली एवरीथिंग अगेन एज आई सेड आई थिंक इट वुड बी समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग स्लाइस ऑफ लाइफ देर आर few things which I was already working on which I will resume now once everything of Mirzapur settles. तो slice of life, humor, comedy, very real, relatable. आई एम मतलब क्योंकि मिर्ज़ापुर में एक इमेज है बनी तो आई एम श्योर उस तरीके की चीज़ें आएंगी ही बट माई एफर्ट इज ऑल्सो टू लुक आउट फॉर अदर काइंड ऑफ थिंग्स विच इज़ एज आई सेड स्लाइस ऑफ लाइफ लाइट उस तरह की चीज़ कितने गर्ल्स फैंस का कमेंट आया आपके लिए? काफ़ी कुछ तो कह रहे हैं कि शादी कर लो भैया मुझसे। मैंने तो नहीं पढ़ा ये लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि शादी तो पता ही है लोगों को कि हो गई है हो काफ़ी चुकी है साल बट स्टिल फिर से कह रहे हैं ना ये लोग, क्या करोगे बताओ, लोगों का क्रश आ चुका है आप पे। वो फिर मतलब नो वो प्रॉब्लम, एक कुछ प्यार नहीं है कर वो सकता है। प्यार है और जो भी इंसान आपको प्यार करे वो किसी भी तरह से उसे व्यक्त करे एक्सप्रेस करे वो सर आंखों पर है आई थिंक एक एक्टर के लिए तो ये अच्छी चीज होती है मेरे ख्याल से, जितना प्यार देना आप दो किसी भी मोमेंट्स और किसी भी वे क्योंकि से। रीजन आपको पता है ना कि वो आपके काम को पसंद करके कर रहे हैं तो वो उस चीज का आपको अच्छा ही लगता है बिकॉज दैट इज हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी टू क्रिएट समथिंग टू मेक दोज चॉइसेस एंड इफ दोज चॉइसेस आर अप्रिशिएटेड इन वट एवर वे दैट इज कहाँ कहाँ देख पाएंगे हम आपको? अभी तो आप मुझे मेरी तो उम्मीद है कि सोशल आप मुझे मीडिया हर पे? जगह देखें अच्छा हाँ हाँ आप हाँ। मुझे सोशल मीडिया पे देखें आप मुझे बड़े पर्दे पे देखें आप मुझे यहाँ देखें बट हाँ अभी जैसा मैंने कहा कि एक दो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी अपनी फाइनल स्टेजेस पे थी जस्ट बिफोर मिर्ज़ापुर रिलीज्ड एंड दिस होल प्रमोशन तो अभी आई थिंक फ्रॉम अगस्त वील अगेन रिज्यूम दैट आई हैव नॉट स्पोकन टू द टीम द राइटर्स एंड डायरेक्टर्स सिंस देन सो नाउ we'll take it up. Thank you so much for talking to me and coming all the way from your place here. Thank you so much for doing this. Thank you so Thank you. much. We had a lovely chat. Thanks a lot. नमस्कार मैं हूं अंजुम शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ